Now sometimes in rabbit you have seen a space between their teeth, okay, and this space is present between the incisor and the premolars. ठीक है, जो rabbit के incisors हैं और premolars होते हैं उनके बीच में space होता है and that space is known as the diastema, right? आपने rabbit को देखा होगा ना, तो in rabbits क्या होता है, space between incisor, I stands for incisors and premolars. ठीक है, premolars के बीच में स्पेस होता है and this space is known as diastema, right? एलिफेंट टस्क देखा है आपने? एलिफेंट टस्क जो होता है इट इज द मॉडिफाइड, एक लंबी सी हाथी दांत होती है ना? इट इज वेरी कॉस्टली, इट इज यूज्ड टू prepare many artifacts, right, and decorative items. So the elephant tusks are the modified incisor. ठीक है, elephant tusks क्या होते हैं? Elephant tusks are modified incisors. ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म दैट इज ओपोसम. ठीक है, ओपोसम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ आर प्रेजेंट दैट इज एंड द नंबर इज 50. तो इन द ऑर्गेनिज्म ओपोसम it contains maximum number of teeth and this number is that is 50 teeth present होता है ओपोसम में. ह्यूमन बीइंग में, एडल्ट ह्यूमंस में 32 teeth होते हैं और चाइल्ड चिल्ड्रन में कितने होते हैं, मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20. ठीक है, नाउ अब बक्कल कैविटी हो गई. बक्कल कैविटी के बाद फूड कहाँ जा रहा है, फेरिंग्स में, है ना? माउथ से फूड स्टार्ट हुआ ट्रेवल करना, माउथ से फूड स्टार्ट हुआ ट्रेवल करना, माउथ से कहाँ गया, बक्कल कैविटी में गया. बक्कल कैविटी के बाद फूड कहाँ जा रहा है, इट इज एंटरिंग इनसाइड इनटू द फेरिंग्स. अब क्या होता है बक्कल कैविटी में, जब हम डाइजेशन की प्रोसेस देखेंगे, अभी तो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, राइट नाउ आई एम डीलिंग विद द स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि किस पार्ट के बाद एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा पार्ट आता है. ठीक है, उसके बाद जब हम डाइजेशन की प्रोसेस देखेंगे, है ना, तब मैं बताऊंगी कि बक्कल कैविटी में क्या होता है, फेरिंग्स में, इसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में कहाँ पे क्या प्रोसेस होती है, तब हम उसको डिटेल में देखेंगे, राइट? तो फेरिंग्स जो मैंने बताया था, फेरिंग्स इज द कॉमन पाथ फॉर बोथ फूड पाइप एंड विंड पाइप. अब क्या होता है, फूड अगर फेरिंग्स को, फूड को क्या है, फेरिंग्स से हमारे फूड पाइप में आना है. ठीक है, आगे जो होता है विंड पाइप होता है और पोस्टीरियर रीजन में विंड पाइप, आगे विंड पाइप होता है, पोस्टीरियर रीजन में फूड पाइप होता है. तो फूड जो है इट मे एंटर इनसाइड द विंड पाइप. तो जो विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस. मैंने भी इसके जस्ट पहले आपको फिगर में दिखाया है. तो वो ग्लॉटिस जो होता है इट विल बी कवर्ड बाय द एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस क्या होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है. जैसे ये फूड फेरिंग्स में पहुंचा और सॉलो करने के समय आया तो वो ग्लॉटिस जो होता है वो तुरंत कवर कर देता है, कवर हो जाता है एपिग्लॉटिस से, राइट? फेरिंग्स के बाद फूड विल एंटर इनटू द ईसोफेगस. ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, राइट? ईसोफेगस को और क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं. अब पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मैंने बताया है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट चलती है ऑफ द मसल्स ऑफ द वॉल, इन द मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है ना, उसमें जो मसल्स होते हैं उनमें क्या हुआ, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, इस तरीके से एक आप देखोगे रिदमिक मूवमेंट चलती है. एंड दिस रिदमिक मूवमेंट इज नोन एज द पेरिस्टालिटिक मूवमेंट. ठीक है, पेरिस्टालिसिस जो होती है, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट और द पेरिस्टालिसिस इट अकर्स थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल. और पेरिस्टालिस्टिक मूवमेंट के चलते ही फूड जो है माउथ से हमारे स्टमक में आएगा. ठीक, सो ईसोफेगस की जो वॉल होती है उसमें पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होगा.
ठीक है, एंड द फूड विद द हेल्प ऑफ दिस पेरिस्टालिसिस द फूड विल एंटर इनटू द स्टमक। अब यहां पे क्या होता है, एक स्टमक में एसोफेगस से जब स्टमक में एंटर करते हैं तो उसके जहां पे स्टमक में एंटर करेगा वहां पे एक वॉल प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहेगा विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फूड। स्टमक से फूड इसोफेगस में आने से प्रिवेंट करता है, और अगर नहीं प्रिवेंट कर पाएगा तो क्या होगा, वॉमिटिंग होगी। जो हमें वॉमिटिंग होती है ना, उल्टी होती कैसे होती है, फूड का बैक फ्लो होता है, राइट। सो दिस ईसो गैस्ट्रो, यहां पे क्या होगा, एन स्फिंक्टर इज प्रेजेंट विच दिस स्फिंक्टर इज नोन एज गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, है ना। एंड दिस स्फिंक्टर इट कंट्रोल्स द बैक फ्लो ऑफ द फूड. What is the role of this sphincter? Write down. Prevents the back flow of food from stomach to mouth. स्टमक से माउथ में प्रिवेंट करता है, और दिस बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू द माउथ इज नोन एज द रिवर्स पेरिस्टालिसिस और द एंटी पेरिस्टालिसिस. सो व्हाट इज द रिवर्स पेरिस्टालिसिस? रिवर्स पेरिस्टालिसिस क्या हुआ? बैक फ्लो ऑफ फूड, बैक फ्लो of food from stomach to the mouth. Stomach to mouth. This is also known as anti-peristalsis. अब जो स्टमक है मैंने बताया, इट इज अ J-shaped bag-like structure and present on the anterior side of the abdominal cavity. ठीक है, on the upper side of the abdominal cavity it is J-shaped bag-like structure, and present on the left side of the abdominal cavity. ठीक है, अब स्टमक से जो है मैंने बताया था, ये भी बताया है कि स्टमक इट इज मेड ऑफ 3 parts, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक. मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर में दिखा दिया है. स्टमक इज मेड अप ऑफ 3 parts, फंडिक रीजन और द फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक. द uppermost region is cardiac region. It is better to write in this sequence. It is made up of 3 parts, cardiac, fundus and pyloric region. ठीक है, अब जो है स्टमक से फूड विल, फ्रॉम द स्टमक द फूड विल एंटर इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन. कहां जाएगा? फूड विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अभी जो डाइजेशन हो रहा है ना बच्चों, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से. ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा, फिर स्टमक में डाइजेशन होगा, और फिर अब आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 3 parts, एंड बेसिकली दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. तो इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं? जब ये लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, देन व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन? बिकॉज इट इज वेरी नैरो इन साइज, है ना. इसके जो साइज, जो डायमीटर होता है, इट इज वेरी नैरो, राइट, बट दे आर वेरी लॉन्ग. इन केस ऑफ एडल्ट ह्यूमन में द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर. आप सोच सकते हो 6.5 मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है फॉर द कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि फूड जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल में पड़ा रहेगा, और जितना जैसे जैसे पास होता जाएगा वो डाइजेशन होता चला जाएगा. अब हम
जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो सेलुलोज, जिनको सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है, सेलुलोज के डाइजेशन में क्या होता है, सेलुलोरिक पॉलीसेकेराइड है, वेरी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। इसके डाइजेशन में क्या होता है, इट रिक्वायर्स कंपेरेटिवली मोर टाइम एज कंपेयर टू द डाइजेशन ऑफ द अदर फूड। ठीक है, तो अगर ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन शुड बी लार्ज होगा। इसीलिए जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं दे हैव द लार्जर इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू द एनिमल्स विच आर कार्निवोरस, जैसे टाइगर है, डॉग है ना, आपका लायन है, पैंथर है, लेपर्ड है। इन जो भी मतलब कार्निवोरस एनिमल है जो फ्लैश खाते हैं, जो मीट खाते हैं, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा इट विल बी ऑफ स्मॉलर लेंथ, राइट, एज कंपेयर टू द small intestine of the herbivore animals. So please write down this information. In herbivorous animals, larger small intestine is present as compared to carnivores. क्यों? क्योंकि herbivores have to digest complex polysaccharide, that is cellulose. ये फूड क्या खाते हैं, they eat green grass leaves, है ना, and the grass and the leaves they contain cellulose. जबकि जो carnivores होते हैं they eat what? They eat flesh. एंड फ्लैश के डाइजेशन के लिए फ्लैश इज इजिली डाइजेस्टेबल एज कंपेयर टू द सेलुलोज। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लेट्स राइट दिस नेम। आपने ये इंफॉर्मेशन लिख ली होगी। आई एम क्लीनिंग दिस पार्ट नाउ। दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। Duodenum, jejunum and ileum। स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बनाया इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, दैट सी शेप्ड स्ट्रक्चर इज ड्यूडेनम। ठीक है, तो स्टमक के बाद डाइजेशन कहां हो रहा है, कंप्लीट ड्यूडेनम इज द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाइजेशन हुआ, माउथ से स्टार्ट होकर कुछ यहाँ पे हो रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा। जनरली हम बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, तो ड्यूडेनम है यहाँ पे डाइजेशन विल कंप्लीट। ठीक है, और बाकी रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स, इन दीज 2 पार्ट्स द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस विल स्टार्ट। जो डाइजेशन हुआ, जो न्यूट्रिएंट्स निकले डाइजेशन के बाद, दे विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द जेजुनम एंड इलियम, राइट। लेकिन अगर एक जनरली बोलना पड़ेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है कि स्टमक में हो रहा है, तो जनरली वी विल से दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन। बट अगर आपको स्पेसिफिकली बोलना है तो कहाँ हो रहा है, इट इज द ड्यूडेनम वेयर द complete digestion occurs, and jejunum and the ileum is the site where the absorption will start. अब small intestine के बाद the food will enter into the digestion तो complete हो गया, absorption start हो गया। now the undigested food, digestion के बाद जो undigested food होगा it will enter into large intestine। लार्ज इंटेस्टाइन में भी अब आप देख रहे हो कि पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम इज द सेकेंड पार्ट एंड इलियम इज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जेजुनम इट इज सी शेप्ड, जेजुनम इज coiled structure, long and coiled structure, and ileum is highly coiled structure।
and they as I told you that it is 6.5 meter, approximately 6.5 meter long structure. So it is arranged compactly in a space just below the stomach. एक compact form में ये arrange रहते हैं, ठीक है, in a very highly coiled form. Now इलियम के बाद अब फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में गया, जेजुनम इलियम, ड्यूडेनम में कंप्लीट डाइजेशन हो गया, जेजुनम इलियम में एब्जॉर्प्शन हो रहा है. अब अनडाइजेस्टेड फूड इज गोइंग टू एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो पहले क्या होगा, फूड इलियम से कहां जाएगा, सीकम में. सीकम इज अ ब्लाइंड पिट, ब्लाइंड सैक. मैंने बताया था कल भी आपको लास्ट लेक्चर में भी, सीकम इज अ ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, इन विच इट हार्बर्स माइक्रोब्स, एंड दिस माइक्रोब्स, दिस आर यूजफुल माइक्रोब्स, दिस रिलीजेस सम यूजफुल vitamins like vitamin B12. Now after cecum the food will enter into the colon. Colon भी मैंने बताया कि it is again divided into three parts. Descending colon, transverse colon and ascending colon. ठीक है. इसके बाद फूड विल एंटर इनटू द रेक्टम. रेक्टम, अच्छा, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी हम पार्ट्स देख रहे हैं इंटेस्टाइन एलिमेंट्री गलैंड के, दे ऑल आर मस्कुलर. ठीक है. तो रेक्टम में क्या होगा, द फूड, अनडाइजेस्टेड फूड विल स्टे फॉर सर्टेन टाइम. अच्छा, इसके बाद आफ्टर रेक्टम फूड विल एंटर इनटू द एनस. तो लार्ज इंटेस्टाइन का द लास्ट पार्ट इज एनस. आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन द फूड विल एंटर इनटू द एनस, एंड एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल through which the food is ejected out. The fecal matter is, undigested food is also known as the fecal matter, it will ejected out. अब यहां पे भी एक मैंने आपको बताया कि एक स्फिंक्टर यहां प्रेजेंट है ईसोफेगस से स्टमक के अंदर जब फूड एंटर कर रहा है, तो दिस प्रोसेस विल बी गार्डेड बाय दिस गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर. देयर आर 2 more sphincters present in alimentary canal. One sphincter is present at this near the pyloric region. जब स्टमक से फूड ड्यूडेनम में जाता है, नियर द ड्यूडेनम रीजन, पाइलोरिक के बाद ड्यूडेनम रीजन आता है, तो यहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहेगा, एंड दैट स्फिंक्टर इज नोन एज द पाइलोरिक स्फिंक्टर. पाइलोरिक स्फिंक्टर. ठीक है. पाइलोरिक स्फिंक्टर गार्ड्स द एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू द duodenum, and the last part of the stomach is pyloric. तो पाइलोरिक से ड्यूडेनम में जो फूड एंटर करता है, that is guarded by which sphincter? पाइलोरिक स्फिंक्टर. राइट, याद हो गया. अब the third sphincter is present at the region of anus, and that sphincter is known as anal sphincter. यहां पे जो तीसरा स्फिंक्टर प्रेजेंट रहेगा, it is known as anal sphincter. ठीक है. So this is all about the structure of the alimentary canal. Now let's see the wall of the alimentary canal. तो एक में हम we will discuss the transverse section of the wall of the alimentary canal. जो alimentary canal की wall होती है from the esophagus to the rectum, मैंने बताया muscular wall होगी, and it is made up of 4 layers. ठीक है. 4 layers उसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड द आउटरमोस्ट लेयर प्रेजेंट इज नोन एज द serosa, which is made up of thin mesothelium and the connective tissue. So let's see the structure. Let's see the TS of the alimentary canal. I'm drawing here the outermost layer of the alimentary canal. So जैसे मैंने बताया कि it is made up of 4 layers. The outermost layer is known as serosa. Outermost layer is known as
ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल ये जो है चारों लेयर प्रेजेंट रहेंगी। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर which is known as serosa, and ये serosa, this is made up of thin mesothelium and connective tissue. So this is serosa, made up of thin mesothelium tissue plus connective tissue. ठीक है। Below serosa, muscularis layer is present. The another layer is present which is known as the muscularis. अब ये muscularis layer जो होता है, it is made up of 2 sub layers. Muscularis layer जो है दो, इसका outer portion जो है it consists of the longitudinal, it has the outer longitudinal cells, which is known as the outer longitudinal layer, and the inner layer is the inner circular layer. ठीक है। So अब हम देखते हैं, this is the सिरोसा के नीचे। अब आपको ये दिख रहा है जो सेकेंड लेयर है, दिस सेकेंड लेयर इज नोन एज आउटर लॉन्गिट्यूडिनल दिस इज outer longitudinal layer and below this inner circular layer is present. ठीक है। इसके नीचे क्या present होगा? Below this an inner circular layer is present. Below this inner circular layer is present. This is inner circular layer and ये दोनों लेयर जो हैं they together constitute the muscularis. क्या बना रहे हैं? They together constitute the second layer, that is muscularis. So the first layer is serosa and the second layer is muscularis. ठीक है। Muscularis is made up of the smooth muscles. ठीक है। ये जो मस्कुलरिस है जिसकी आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों जो हैं दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, राइट। नाउ बिलो मस्कुलरिस द अनदर लेयर इज प्रेजेंट, द थर्ड लेयर इज प्रेजेंट विच इज नोन एज द सबम्यूकोसल लेयर. सो बिलो मस्कुलरिस लेट्स सी द थर्ड लेयर, दैट इज द submucosal layer. ठीक है। सबम्यूकोसल लेयर में इट कंसिस्ट ऑफ द, इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा? नर्व्स प्रेजेंट रहेंगे, ब्लड प्रेजेंट रहेंगे, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है। तो सब, दिस इज द थर्ड लेयर which is known as submucosal layer and it is made up of loose connective tissue. Loose connective tissue में क्या क्या होगा? Consist of nerves, blood and lymph vessels. ठीक है। अब जो ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम की जो सबम्यूकोसल लेयर होगी उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं. हम देख रहे हैं 4 लेयर, ये 4 लेयर जो है थ्रू आउट प्रेजेंट रहेंगे एलिमेंट्री कैनाल में. ईसोफेगस से स्टार्ट होकर के पूरा रेक्टम तक जाएगा. ठीक है। अब ड्यूडेनम में जो सबम्यूकोसल लेयर रहेगा उसकी वहां पे क्या होगा? ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे. राइट। तो प्लीज राइट डाउन दिस इंफॉर्मेशन. Submucosal layer in case of duodenum.
ठीक है। ड्यूडेनम में इट विल कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। तो ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ड्यूडेनम। नाउ द इनरमोस्ट लेयर इज म्यूकोसल लेयर, म्यूकोसल लेयर जिसकी की आप देखोगे इस तरीके से folds are present, many foldings are present, which forms the lining of the lumen of the alimentary canal, ठीक है। and this is known as the mucosal layer or the innermost layer. म्यूकोसल लेयर और इनरमोस्ट लेयर, ठीक है। ये जो म्यूकोसल लेयर है ये स्टमक के केस में, ये म्यूकोसल लेयर स्टमक में जो है इट विल फॉर्म रूग और इनफोल्डिंग्स, ठीक है। तो इन केस ऑफ, अब देखते हैं स्टमक में, जैसे हमने देखा कि सब म्यूकोसल लेयर ड्यूडेनम में क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। स्टमक में म्यूकोसल लेयर क्या करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्टमक इट विल फॉर्म रूग, रूग इज द इनफोल्डिंग्स, मेनी इनफोल्डिंग्स, ठीक है। और जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इट विल फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इज नोन एज द विलाई। तो ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इट इज फॉर्मिंग विलाई एंड इन केस ऑफ स्टमक इट इज फॉर्मिंग रूग। तो विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। आप ये देख रहे हो, अगर मैं इसका इतने एरिया का सिर्फ एक फोल्ड के हम इनलार्ज्ड व्यू देखें, एक फोल्ड का इनलार्ज व्यू देखें, तो बच्चों यहां पे भी ये क्या होता है, इंटेस्टाइन में मैंने बताया, अगर ये इंटेस्टाइन में रहेगा तो ये क्या बनाएगा, विलाई। स्टमक में रहेगा तो क्या बनाएगा, रूग, इनफोल्डिंग्स। अब ये विलाई जो बना रहा है, दिस विलाई, सपोज ये एक विलाई है ना, दिस विलाई इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी न्यूमरस माइक्रोविलाई, ठीक है। तो माइक्रोविलाई क्या होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड दे शो द ब्रस्ट बॉर्डर अपीयरेंस, ठीक है। तो अगर हम इतना स्ट्रक्चर देखें, सपोज मैं इसको देख, ये है आपका, ये मैंने एक विलाई यहाँ पे लिया और इसका मैं इनलार्ज्ड व्यू देख लूं, तो ये कैसे बनेगा, ये अगेन इट इज मेड अप ऑफ मैनी माइक्रोविलाई, मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। सो दीज आर नोन एज माइक्रोविलाई। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई का रोल क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सबस्टेंसेज। माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है, इट इंक्रीजेज, ये जो अब ऊपर की तरफ मैंने एरो दिखाया ना बच्चों, इट मीन्स इंक्रीज, ठीक है। सो इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर absorption। अभी हम जब डाइजेशन की प्रोसेस देखेंगे तो हम देखेंगे क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब होगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, तो डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे, वो एब्जॉर्ब होंगे। तो वो कैसे एब्जॉर्ब होगा, दे विल बी एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविलाई, राइट। सो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट, दिस इज द, you can write down, transverse section of alimentary canal consisting of wall layers or gut. Alimentary canal is also known as gut, ठीक है। तो कितने लेयर आपने देखे, कितने लेयर प्रेजेंट है, सिरोसा, muscularis, third layer is submucosal layer and the fourth layer is mucosal layer. So this is all about the internal structure or the transverse section of alimentary canal.